नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय शंकर। ये दोस्तों उदय शंकर, जिन्हें हाल ही में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि राव। ये दोस्तों भारतीय मूल की अमेरिकी बाल विज्ञानी गीतांजलि राव, जो कि मात्र 15 वर्ष की हैं, लेकिन अपने अनूठे प्रयोगों के कारण इन्हें टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चलें कि गीतांजलि राव ने एक डिवाइस विकसित की थी जो कि पानी में घुले हुए शीशे की मात्रा को बताता है। इसके साथ ही उन्होंने साइबर बुलिंग के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया था, जिसके कारण टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने मेजर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 650 मीटर लंबे मेजर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों क्रिकेटर कोरी जेम्स एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दोस्तों ये स्टार क्रिकेटर थे जिनका नाम है कोरी जेम्स एंडरसन। इन्होंने अपने पूरे करियर में 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 में नवाद 2277 रन बनाए थे। तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है कोरी जेम्स एंडरसन और ये न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेला करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदार पूनावाला। ये दोस्तों आदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, जिन्हें हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दादूपुर रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ से वाराणसी जाने के मध्य एक छोटा सा स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया है। इससे पहले मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया था। तो आपको इन दोनों बदले हुए नामों को याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमजीत सिंह। ये दोस्तों परमजीत सिंह, जो कि हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो भारतीय सेना के प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 7 दिसंबर को देश भर की जितनी सेनाएं हैं, खासकर कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना के लिए जो है सम्मान में जो जितने भी नागरिक होते हैं वो 10 रुपये का एक स्टिकर खरीदते हैं। तो इस बार जो है SBI बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SBI। और वर्तमान में दोस्तों SBI के MD एंड CEO बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेहान दारूवाला। ये दोस्तों जेहान दारूवाला जो कि साखिर ग्रांड प्रिक्स जो कि बहरीन में आयोजित किए गए थे, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, जेहान दारूवाला। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों देश का पहला टायर पार्क आयोजित किया जाएगा। जितनी भी रोडवेज बसें होते हैं, पुरानी गाड़ियों के जो टायर होते हैं, उनके द्वारा सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा एक पार्क के अंदर। और वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी बनाया जाएगा जहाँ पर लोग आकर उन सुंदर कलाकृतियों को निहार कर अपना मनोरंजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल झा। ये दोस्तों राजकमल झा जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द सिटी एंड द सी। इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, द सिटी एंड द सी इनकी पहली पुस्तक है, जिसे हाल ही में रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें $5000 की धनराशि भी दी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने निर्भया कांड और दिल्ली पर पड़े इसके प्रभाव की चर्चा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अमेरिका के बाद दोस्तों चीन चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। आपको बताते चलें कि वर्ष 1969 में जब अपोलो 11 मिशन के तहत अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एंड्रिन, ये दो जो है अमेरिकी यात्री जो है चांद की सतह पर पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने अमेरिका का झंडा लगाया था। बीते दिनों चाइना ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चांग-E5। ये मिशन इसने लॉन्च किया था और वहाँ पे इनका जो है रॉकेट पहुँच गया और वहाँ पर जाके इनके अंतरिक्ष यात्रियों ने चाइना का झंडा लगा दिया है। तब चाइना जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिल सोनी। ये दोस्तों अनिल सोनी जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिसके लिए इन्हें जो है WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है। WHO ने दोस्तों एक संस्था विकसित की है। ये संस्था जो है दुनिया भर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पे निगरानी रखेगा और इस जो संस्था बनाई है WHO फाउंडेशन, इसके पहले CEO बन गए हैं भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस पायदान पर हैं? तो निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में
केंद्र सरकार में वित्त मंत्री हैं। इससे पहले ये रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, यानी कि देश में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हैं। और फोर्ब्स ने भी हाल ही में एक लिस्ट जारी की है और इन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें पायदान पर रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 41वें पायदान पर हमारे देश की रक्षा मंत्री रही पहले और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रखा गया है। आपको बताते चलें कि इस लिस्ट में टॉप फर्स्ट में यानी कि टॉप 1 में जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को रखा गया है और पिछले 10 वर्षों से वो लगातार टॉप 1 पे जगह बना रही हैं। और आपको बता दें कि टॉप 3 में हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस को स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुवैत में प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, कुवैत एक खाड़ी देश है और इसके प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शेख सबा ने शपथ ली है। तो ये है शेख सबा, इनका नाम वैसे बहुत बड़ा है, शॉर्टकट में लिखा गया है शेख सबा। और इन्होंने जो है कुवैत में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब ये कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में बैठकर मुद्रा दिनार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। बीते दिनों जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वां। दोस्तों, बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया भर के देशों का जो है प्रदर्शन दिखाया गया कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे कार्य किया है, उस आधार पर उनको रैंक दी गई है। तो इस सूचकांक में यानी इस इंडेक्स में जो है शुरुआत के 3 पदों को खाली रखा गया क्योंकि किसी भी ऐसा देश ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है कि उसको टॉप 3 में रखा जा सके। इसके अलावा चौथे स्थान पर दोस्तों स्वीडन को, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम को, 6ठे पे डेनमार्क को, 7वें पे मोरक्को को, 8वें पे नॉर्वे को और 9वें पे चिली देश को रखा गया है और 10वें स्थान पर अपने देश भारत को रखा गया है। आपको बताते चलें कि दुनिया भर के देश ये प्रयास कर रहे हैं कि वे सभी मिलकर पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री कम कर सकें, क्योंकि वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको इस इंडेक्स में भारत की रैंक याद रखनी है, 10वें स्थान पर। और टॉप 3 जो स्थान है वो वैकेट है यानी कि खाली है और जो चौथा स्थान जो है वो स्वीडन को दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेक डांस। दोस्तों, ब्रेक डांस जो कि अमेरिका में बहुत चर्चित है और दुनिया भर के युवाओं को यह खेल आकर्षित करता है, इसलिए इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अगला जो ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में इसको आधिकारिक तौर पर शामिल करने की अनुमति दे दी है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ब्रेक डांस, जो कि अमेरिका की सड़कों में युवाओं के द्वारा खूब प्रचलित है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। एशियाई देश सिंगापुर में अगले साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। बात करें दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करता है और अपनी स्थापना के बाद से ही इसकी प्रतिवर्ष बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में स्विट्जरलैंड में बढ़ते कोविड प्रभाव के कारण पहली बार जो है इस इकोनॉमिक फोरम की बैठक स्विट्जरलैंड के बाहर की जा रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगले वर्ष की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होगी वो सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की खिलाड़ी मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली
पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो ये हैं दोस्तों मारा गोमेज, जो कि एक किन्नर है यानी कि ट्रांसजेंडर है, महिला है ये, और ये अर्जेंटीना की हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना है कि अर्जेंटीना देश की खिलाड़ी हैं मारा गोमेज, जो कि फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। पिछले दिनों दोस्तों अर्जेंटीना बहुत चर्चा में था, क्योंकि इनके जो फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले डिएगो माराडोना का निधन हो गया था, जो कि अर्जेंटीना के ही फुटबॉलर थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है, डिएगो माराडोना। ये दोस्तों इन्हें फुटबॉल का भगवान कहा जाता था, जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और ये अर्जेंटीना से ही ताल्लुक़ रखते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। बीते दिनों जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश बिंदल। ये हैं दोस्तों राजेश बिंदल, जिन्होंने जावेद इकबाल वानी का स्थान लेते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को संभाला है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, राजेश बिंदल। साथ ही आपको बताते चलें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज कुमार सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी के नेता रह चुके हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनिका सोरेनस्टेम। ये दोस्तों एनिका सोरेनस्टेम, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जैसे कि दुनिया भर की प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अनुमान जाहिर कर रही हैं, तो इसी क्रम में एडीबी ने यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में यानी कि जो हमारा चालू वित्त वर्ष है, इसमें भारत की जीडीपी ऋणात्मक -8% रहने का अनुमान जाहिर किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, -8%। बात करें दोस्तों एडीबी की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा, जो कि इससे पहले भारत के एक निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की किस फसल को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीवी। कीवी दोस्तों एक फल है जो कि चाइना, तिब्बत और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये कीवी फसल को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि जैविक प्रमाण पत्र उन फसलों को दिया जाता है जिसे जो है पूरी तरीके से बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उगाया जाता है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। चर्चित राजनीतिक पत्रिका टाइम ने किन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पिछले साल 2019 में जो हमारे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं स्वीडन देश की, इनका नाम क्या है, ग्रेटा थेनबर्ग, इसको जो है टाइम ने जो है पिछले साल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया था। और इस बार जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। वैसे भी इनको याद क्या है, ये तो पूरी दुनिया में वर्तमान में चर्चा में बने ही हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि टाइम ने जो बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है, और जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, और जो कमला हैरिस हैं ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी और पहली दक्षिण एशियाई महिला भी होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न।
केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग घटने के कारण और जैविक खाद्य का अधिकाधिक इस्तेमाल होने के कारण केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। बात करें लक्षद्वीप की तो वर्तमान में इसकी राजधानी है कावारत्ती। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी कावारत्ती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक थे। अब देखते हैं इस सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह जो है लक्षद्वीप के प्रशासक, जिसका अभी हमने क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की, तो लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। ये एक IPS ऑफिसर थे, बाद में इन्हें लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में प्रोन्नत किया गया। तो दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया इस बार, इस सप्ताह। इसी सप्ताह दोस्तों अमेरिकी पायलट चक यीगर का निधन हो गया है। ये 97 साल के थे और इनकी जो खासियत थी ये थी कि वो ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ा सकते थे, यानी कि ध्वनि की गति से ये तेज विमान उड़ा लेते थे, इसलिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध थे चक यीगर। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अमेरिकी पायलट थे, 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का भी निधन हो गया है। ये 75 साल के थे और इन्हें इनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसी सप्ताह दोस्तों प्रसिद्ध कथक नर्तक अस्तद देबू का निधन हो गया है। ये 90 साल के थे और ये अपनी नृत्य शैली के लिए खासे चर्चित थे। दोस्तों इसी हफ्ते इटली के महान फुटबॉलर पाओलो रोसी का निधन हो गया है। वर्ष 1982 में जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था इटली, उसमें इनका अहम योगदान था। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में विश्व के 2 महान फुटबॉलरों का निधन हो गया है। पहला अर्जेंटीना के थे डिएगो माराडोना और दूसरा ये इटली के महान फुटबॉलर पाओलो रोसी। तो इस प्रकार 15 दिनों के अंतराल में दुनिया ने अपने 2 महान फुटबॉलरों को खो दिया है। इनको दोस्तों इटली के जो महान फुटबॉलर हैं पाओलो रोसी, इन्हें गोल्डन बूट एवं गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया जा चुका था और ये 64 साल के थे। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो है पहला है दोस्तों 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस बार जो SBI ने 10 करोड़ की धनराशि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में जो है दान की है और इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य जो हमारी जो तीनों सेनाओं के सैनिक होते हैं उनके सम्मान में ये दिवस आयोजित किया जाता है। इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य वायु सेवाओं को बेहतर करना होता है। अगला दिवस है दोस्तों 8 दिसंबर के दिन जो है भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1967 में INS कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS कलवरी को भारतीय सेना में इसी दिवस यानी 8 दिसंबर को शामिल किया गया था, इसलिए भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये दोस्तों ये दिवस जो है करप्शन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, रिकवर विद इंटीग्रिटी टू बिल्ड फॉरवर्ड बेटर, यानी कि हिंदी में आगे बेहतर निर्माण करने के लिए ईमानदारी के साथ पुनर्प्राप्त करें। यानी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि बीते दिनों जो है एक रिपोर्ट जारी की गई थी भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें कि उत्तर कोरिया को पहले स्थान पर रखा गया था। यानी कि उत्तर कोरिया में इस समय भ्रष्टाचार का सर्वाधिक बोलबाला है और इस लिस्ट में भारत की 77वीं रैंक थी। यानी कि भारत में भी भ्रष्टाचार अभी ख़त्म नहीं हुआ है और धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है।
10 दिसंबर को दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये जैसा कि बहुत ही चर्चित है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है या विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको इस बार की थीम भी याद रखनी है, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि पहले से बेहतर करें, बेहतर पुनर्प्राप्त करें और मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं या आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को जो है आयोजित करने का उद्देश्य पर्वतों के मानव जीवन में महत्व को दर्शाना होता है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पहाड़ की जैव विविधता, क्योंकि बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतों पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है, इसलिए मानव समुदाय को पर्वतों की चिंता करनी चाहिए। इसीलिए इस साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के मौके पर खासा दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया गया। 11 दिसंबर को ही दोस्तों क्या मनाया जाता है, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर को की गई थी। अगला है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य यूनिवर्सल लेवल पर हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करना होता है। तो आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर अपने दोस्त को सलाह दें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।